हेलो बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायोमेंटर ऋतु चौहान के साथ। हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली थी। हमने ये देख लिया था कि कैसे कैसे फूड्स हमने जो इनटेक किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं, राइट। कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो उसे डाइजेस्ट करने में हमें मदद करते हैं। अब हमें ये देखना है कि चलो पहले हम शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहली प्रोसेस जो थी दैट वाज इंजेशन, है ना। सबसे पहली प्रोसेस क्या थी? इंजेशन। आपने खाना खाया, राइट। अब उस खाने को हमने क्या किया? डाइजेस्ट। अब हमने क्या किया है? डाइजेशन। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, कि कैसे आप ये फूड को आप एब्जॉर्ब करते हो, राइट। तो हमें क्या पढ़ना है? एब्जॉर्प्शन, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट देन। सो एब्जॉर्प्शन क्या है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एक्चुअली? देखो, हमने डाइजेस्ट करके एंड प्रोडक्ट्स बनाए थे, राइट। कार्बोहाइड्रेट को हमने डाइजेस्ट करके क्या बनाया था? देखो, कार्बोहाइड्रेट को आपने डाइजेस्ट किया था, राइट। ग्लूकोज बना था, फ्रक्टोज बना था, सुक्रोज बना था, राइट। माल्टोज बना था, ठीक है। ये सारी चीजें बनी थी, राइट। आपने माल्टोज बना था, गैलेक्टोज बना था, क्लियर। आपने कार्बोहाइड्रेट और हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करके हमने क्या बनाया था? अमीनो एसिड्स, राइट। अमीनो एसिड्स बनाए थे। हमने जब फैट को डाइजेस्ट किया था तो हमने क्या बनाया था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया था, राइट। तो दीज वर आर एंड प्रोडक्ट। ये हमारे क्या है? एंड प्रोडक्ट है। अब इस एंड प्रोडक्ट को हमने बना तो लिया। अब हमने बनाए क्यों थे? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए कि इनको, हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, राइट। तो अब इन सारे एंड प्रोडक्ट को अभी हमको कहाँ पहुंचाना है? इसे आपको पहुंचाना है सभी ऑर्गन्स के पास, सो दैट कि वो इन्हें यूटिलाइज करके क्या बना सके? एनर्जी, राइट। आया समझ में? तो भाई इन्हें पहुंचाने का तरीका क्या है? किसके? अब एक बात बताओ, हमारी बॉडी में जो भी चीज है वो किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू, राइट। तो हमें इन्हें कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? पहले ब्लड में। तो जब ये मतलब क्या हुआ कि जब भी ये जो एंड प्रोडक्ट है ये ब्लड में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, राइट। तो चलो पहले तो हम एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी एंड प्रोडक्ट हमने बनाया है उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? इनटू द ब्लड। मींस अब डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका ये कहाँ जाएगा? इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड के थ्रू ये सारे आपका जितना भी एंड प्रोडक्ट है सभी आपके ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, राइट। आया समझ में? देखो, देखो, so what is the absorption? It is the process of
या ऐसा लिखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच end products are passed through the intestinal mucosa to the blood or lymph to the blood। अच्छा, सिर्फ क्या ब्लड में ही एब्जॉर्प्शन होता है? क्या हमारी बॉडी में, देखो, क्या आपकी बॉडी में सिर्फ ब्लड ही एक फ्लूइड है? नहीं, हमारे पास ब्लड के साथ साथ क्या है? लिम्फ। आपके पास ब्लड के साथ साथ क्या है? लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ। अच्छा, ब्लड में और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? ब्लड में और लिम्फ में डिफरेंस क्या है? चलो अपन समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंड प्रोडक्ट को हमें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कहां पहुंचाना है? ब्लड में और लिम्फ में, राइट। देखो, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, देखो जो ब्लड वेसल्स है बेसिकली, देखो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आए समझ में? ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। और लिम्फ वेसल में बड़े पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े पोर्स। आया समझ में? पोर साइज लिम्फ वेसल में ज्यादा होता है। यू हैव मोर पोर साइज इन योर लिम्फ वेसल, और आपके ब्लड वेसल में पोर साइज कम होता है। तो जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वो आपके ब्लड वेसल से पास होते हैं, क्योंकि साइज छोटा है, बड़े मॉलिक्यूल्स तो पास नहीं हो सकते, राइट। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो साइज में बड़े होते हैं, कौन से होते हैं वो मैं अपन डिस्कस करेंगे। लार्जर मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू पास होंगे? लिम्फ में। अल्टीमेटली सारा का सारी चीजों को जाना कहाँ है? जाना तो ब्लड में ही है, बट क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, इसलिए हम उसे कहाँ भेजते हैं? पहले लिम्फ के पास, देन दे आर ट्रांसफर्ड टू द ब्लड। आया समझ में? क्लियर? चलो, अब हम पहले तो हम इंटेस्टाइनल, क्योंकि ये सारा का सारा भी एंड प्रोडक्ट कहाँ है? इंटेस्टाइन में। तो हम पहले इंटेस्टाइन का एक डायग्राम देखते हैं कि कैसे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन में होता है, राइट। मैक्सिमम आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? इन योर इंटेस्टाइन, ठीक है। सो आप पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। चलो, चलो बच्चा पार्टी। अच्छा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? आपके इंटेस्टाइन से हो रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, क्योंकि देखो हमने इंटेस्टाइन को, अगर आपको डायग्राम याद हो तो इंटेस्टाइन पूरी फोल्डेड फॉर्म में है, राइट। इंटेस्टाइन जो होती है वो फोल्डेड फॉर्म में क्यों होती है? सो दैट कि उसका सरफेस एरिया बड़ा हो। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाया कैसे? तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन किए गए। जैसे देखो, किए गए क्या है हमारे इंटेस्टाइन में बेसिकली, तो वो मॉडिफिकेशन कैसा है कि अगर आप देखो, जैसे कि अब सब इमेजिन, ये आपकी क्या है, थोड़ा सा अपन इसको बड़ा बनाएंगे।
दिस इज योर व्हाट, क्या है ये? सो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इसको कंसिडर करो टू बी योर पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो जो मॉडिफिकेशन है, एक हमने विलाई पढ़ा था, ये अगर आपको याद हो तो हमने विलाई पढ़ा था जब इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कि उसमें जो आपकी म्यूकोसल लेयर होती है वो फोल्डेड फॉर्म में होती है, क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई, राइट, सो दैट कि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके। तो सिर्फ म्यूकोसा लेयर ही नहीं मॉडिफाई होती, सब म्यूकोसा लेयर भी मॉडिफाई होती है। देखो ये आपकी सब म्यूकोसा हो गई, ठीक है, मैंने यहाँ इसलिए बनाई है, देखो सबसे बाहर सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, तो हम सिर्फ दो लेयर बना रहे हैं, दैट इज योर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये हो गई जो ब्लू वाली है, ये हो गई आपकी सब म्यूकोसा की फोल्डिंग। तो जो सब म्यूकोसा के फोल्ड्स हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, सब म्यूकोसल फोल्ड्स को आप क्या बोलते हो, वैल्व्स ऑफ करकरिंग, करकरिंग। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये क्योंकि इससे रिलेटेड है तो इट्स इंपॉर्टेंट। अगर वो आपसे पूछे कि म्यूकोस सब म्यूकोसा के फोल्ड्स क्या है, वेल्स ऑफ करकरिंग उसका नाम है, आया समझ में। अब सब म्यूकोसा में म्यूकोसा लेयर की भी फोल्डिंग्स होती हैं लाइक दिस, सब म्यूकोसा लेयर के ऊपर म्यूकोसा भी फोल्डेड होती है, और ये दोनों क्यों फोल्डेड है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर इंटेस्टाइन। ये अब ये जो आपको मैंने बनाई है ये है, दिस इज द फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा या म्यूकोसल फोल्ड, ठीक है। तो जो म्यूकोसा के फोल्ड्स हैं, म्यूकोसल फोल्ड्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाय, ठीक है, दिस इज नोन एज योर विलाय। आया समझ में, आया, फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा विलाय। अब ये फोल्डिंग की क्यों गई है, टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमने ये फोल्ड्स करे हैं। क्यों हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है, फॉर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट आप एब्जॉर्ब करोगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, क्लियर। तो ये चीजें हमने करी, तो इससे कितना सरफेस एरिया बढ़ा, दैट इज योर 250 स्क्वायर मीटर। 250 मीटर स्क्वायर, इतना आपका इसका क्या सरफेस एरिया बढ़ा, दैट इज कि बहुत बड़ा है। ये आपके जो टेबल तो सॉरी लॉन टेनिस जो होता है उसके कोट के बराबर आपके इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया होता है, क्लियर, आया समझ में। देखो इंटेस्टाइन्स के जो फोल्ड्स हैं, दीज फोल्ड्स आर नोन एज विलाई, है ना, सब म्यूकोसा म्यूकोसा के जो फोल्ड्स हैं, तो मैं वही फोल्ड्स बनाने जा रही हूँ। देखो किस तरीके से फोल्ड्स होते हैं इन योर इंटेस्टाइन। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, देन मैं को एक्सप्लेन करती हूँ।
ठीक है, पूरे फोल्ड नहीं बनाया है, जस्ट अ स्मॉल पार्ट। दिस इज द योर म्यूकोसल फोल्ड। ठीक है, ये म्यूकोसा का फोल्ड है। ये जो है ना, ये विलाय है, दिस इज विलाय। ठीक है, ये पूरा, ये जो फोल्ड है, दीज फोल्ड्स आर नोन एज योर विलाय। क्लियर, ये क्या है, विलाय। फोल्ड्स आर नोन एज योर विलाय। आया समझ में? ये क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है आपका, क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहून। ठीक है, ठीक है, ये आपका ग्लैंड हो गया। आई होप अगर आपको डायग्राम देख के याद आ रहा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है, राइट। ये जो है, दीज आर योर एंटेरोसाइट, मींस इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज योर एंटेरोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, दीज आर एंटेरोसाइट्स। एंटेरो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इंटेस्टाइन के लिए, तो जो आपके इंटेस्टाइन के सेल है उन्हें हमने एंटेरोसाइट बोल दिया, जैसे हमने लिवर के सेल को क्या बोला था, हेपेटोसाइट्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। देखो, ये तो विलाय हो गया, विलाय के ऊपर भी माइक्रो प्रोजेक्शंस होते हैं। मींस अगर आप सपोज सिर्फ मैं यहाँ देखो, क्योंकि ये जो मैंने बनाए हैं, ये सारे क्या है, दीज आर एंटेरोसाइट्स। अगर मैं एक एंटेरोसाइट को अगर बड़ा करके देखती हूँ, जैसे मैं इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है, तो आपको जो इंटेरोसाइट है वो कुछ एक एक सेल जो है वो इस तरीके का दिखेगा। आया समझ में? दीज आर योर माइक्रोविलाय। क्या है, माइक्रो, मतलब पूरी कोशिश करी, पूरी तरीके से हमने उसको क्या करा, उसके एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है। पहले तो हमने उसकी म्यूकोसा की फोल्डिंग दी, तो उस फोल्डिंग को नाम हमने दिया विलाय। इस विलाय के ऊपर भी एक माइक्रो प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज आर नोन एज योर माइक्रोविलाय। आया समझ में? ये मैंने क्या निकाला, एक एंटेरोसाइट सेल निकाला। ये जो एक सेल है ना, सपोज इमेजिन दिस, इस एक सेल को हमने विजुअलाइज किया है, तो एक सेल के ऊपर भी आपको इस तरीके के माइक्रो प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। आया समझ में? क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, जो आपका ये विलाय के अंदर अंदर की जो फोल्डिंग्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक मिनट, क्रिप्स यहाँ लिखा हुआ है, मैं इतना मिटा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, अगर आप देखना एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल। दिस इज योर ब्लड वेसल, राइट। आए समझ में? और एक और वेसल होती है यहाँ पे, ठीक है, एक और वेसल होती है इस तरीके की। ठीक है, ये रही, दिस इज दी अनदर वेसल। और ये प्लस ये क्या है, लिम्फ। थोड़ा क्योंकि वो कैपिलरीज, अब आई होप इमेजिन कर पा रहे होगे, ये जो फोल्डिंग्स होती है ना, हर फोल्डिंग के अंदर क्या होती है, एक तो ब्लड वेसल है, और जहां पे ब्लड वेसल्स मिलते हैं ना, वो छोटी छोटी वेसल्स होती है, उन्हें ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, तो उसका एक नेटवर्क होता है।
प्लस एक और उसमें एक आपकी वेसल होती है, दैट इज योर लिम्फ वेसल। ये कौन सी वेसल है आपकी? लिम्फ वेसल, ठीक है। और इस लिम्फ वेसल को हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल। आप क्या बोलते हो? लैक्टियल। सो दिस लिम्फ वेसल इज आल्सो नोन एज योर लैक्टियल। क्लियर? आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसे माइक्रोविलाई को रिमूव कर रही हूँ। आप कर पाओगे इमेजिन कि कैसे कैसे प्रोजेक्शंस है? देखो, तो इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा है उसका प्रोजेक्शन क्या है? वाल्व्स ऑफ कर्करिंग, राइट। फिर म्यूकोसा का जो है विलाय, और विलाय के ऊपर जो माइक्रो प्रोजेक्शन है दैट इज योर माइक्रोविलाय, ठीक है। अब देखो आपके जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो यहाँ है। दिस इज अ ल्यूमेन। याद है जो खाली स्पेस थी, मैंने हमने पढ़ा था। तो ल्यूमेन में क्या है? आपके सारे के सारे जितने भी एंड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ हैं। अब इन एंड प्रोडक्ट्स को आपको ये जो सब म्यूकोसा की जो ये लेयर है, राइट, इसे क्रॉस करवाना है। और क्रॉस करवा के मतलब वो इसे क्रॉस करके इस वेसल में आएंगे, ब्लड वेसल में, लिम्फ वेसल में। आया समझ में? तो क्या, अब मुझे ये बताओ, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट करना है इनको, है ना? ये जो सामान हमने बनाया है उसे अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड के पास, ताकि ये सभी ऑर्गन के पास अपनी डोर टू डोर डिलीवरी कर सके, ठीक है। आया समझ में? तो ऑर्गन के पास तो तब पहुंचेगा जब ब्लड में आएगा। और क्या ब्लड में वो ऐसे ही आ जाता है, बना और पास करके आ गया? बेसिकली इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड। हम पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में? बट पहले ये पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऑर्गन में क्या क्या चीजें, पहले तो हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है, जिसका टेबल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सी ठीक है, ये हो गई आपकी बक्कल कैविटी है, ठीक है। यहां से आपकी ईसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट अ स्मॉल डायग्राम। अब देखो ये माउथ है, तो देखो बक्कल कैविटी में माउथ, दिस इज योर माउथ, राइट। बक्कल कैविटी मीन्स ये आपका माउथ है पूरा, राइट, ये वाला एरिया। तो माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? एब्जॉर्प्शंस ऑफ एंड प्रोडक्ट इन डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन। अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में सिर्फ कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? ड्रग्स का। उन ड्रग्स का देखो, जैसे कि कुछ कार्डियक डिसीजेस के ड्रग्स आते हैं, जो हार्ट रिलेटेड डिसीजेस होती है ना, उसे टंग के अंदर क्या होता है, जब उसको टंग के नीचे, उनको कहा जाता है कि टंग के नीचे रखो, राइट। तो वो टंग के नीचे क्या आप उसको रखोगे तो वो ड्रग्स क्या हो जाएंगे आपके डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में, जो आपके टंग के नीचे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आया समझ में? कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं। तो माउथ में क्या होता है? ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। अब मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक में सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? सिंपल शुगर्स का।
प्लस इसमें आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? स्टमक में ही हो जाता है। आया समझ में? तो ये वाला जो है ये पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर अल्कोहल से रिलेटेड कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। याद रहेगा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इन योर स्टमक। ठीक है। अब मैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? तो पहली बात तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है फॉर द एब्जॉर्प्शन, या प्रिंसिपल साइट बोलो, ऑर्गन बोलो, क्या है ये? प्रिंसिपल ऑर्गन या प्रिंसिपल साइट। क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है? इन योर इंटेस्टाइन। जितने भी एंड प्रोडक्ट्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, जितने भी आपके सारे के सारे क्या है? एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब बची क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद तो सीधे खाना कहाँ जाता है? रेक्टम, और सीधे बॉडी से बाहर थ्रू योर एनस। ठीक है, तो इधर होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जस्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये रेक्टम और ये दिस इज योर एनस। ठीक है, यहाँ पे ओमिकम अपेंडिक्स। ओके, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाता है भाई? तो लार्ज इंटेस्टाइन में हार्डली कोई देखो डाइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता, और जो चीजें एब्जॉर्ब होती है क्योंकि पूरा डाइजेशन आपका एब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो ही चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो कुछ वाटर बचता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ मिनरल्स होते हैं जो नॉट डाइजेस्ट, आई एम सॉरी, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ ड्रग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आया समझ में? इसका आपको पूरा का पूरा क्या दिया हुआ? टेबल हैज बीन गिवन इनटू योर एनसीईआरटी, तो प्लीज उसे जरूर पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए एक एक डायग्राम, एक एक टेबल, जो भी चीजें दी हुई हैं आपको, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। राइट? अब ये तो हमने देख लिया कि भाई ये चीजें एब्जॉर्ब होती है, बट ये कैसे एब्जॉर्ब होती है अब हमें ये देखना है। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब्स मींस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, गैलेक्टोज था। राइट? देखो, तो पहले अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, है ना, तो आपका जो ग्लूकोज है और कुछ अमीनो एसिड्स हैं, क्या है आपके? अमीनो एसिड्स, वो पहले पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, मीन सिंपल डिफ्यूजन होता है उनमें, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सपोज देखो, ये आपका इंटेरोसाइट है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ल्यूमेन है, दिस इज योर ल्यूमेन, और ये ब्लड वेसल है। ठीक है, आया समझ में? तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड क्या होंगे? कोई देखो, पैसिव मींस कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है। आप यहाँ पे एनर्जी मींस एटीपी का यूज नहीं कर रहे नॉर्मल, क्योंकि ग्लूकोज क्या हुआ? देखो, ग्लूकोज टूटा, हमारा बहुत सारा ग्लूकोज बना है, तो ग्लूकोज का जो कंसेंट्रेशन है, दिस इज योर ग्लूकोज, जिसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे अभी ज्यादा है, और डिफ्यूजन होगा, और आपको पता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो होता है उसके हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होगा? आपका जो ग्लूकोज है वो होगा, वो क्या करेगा? आपकी जो इंटर म्यूकोसा लेयर है उसे पास करके आपके कहाँ आएगा? इनटू योर
एंटेरोसाइट के अंदर, और एंटेरोसाइट से कहाँ जाएगा, इन योर ब्लड कैपिलरी। आया समझ में? अगर आपको ये डायग्राम याद हो, मैंने अभी बनाया था राइट, ये वाला, और यहाँ पे नेटवर्क्स थे ब्लड के, और यहाँ पे इंटेरोसाइट्स बनाए थे, यहाँ पे से ये ट्रांसफर पहले यहाँ होगा, देन इन योर ब्लड सेल। क्लियर? तो ये क्या हो गया, अमीनो एसिड का पहले आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये। आया समझ में? सो दिस इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप लिख लेते हैं अपन यहाँ पे हेडिंग। या फिर पैसिव, बिकॉज विदाउट एनर्जी हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर ग्लूकोज को, कुछ ग्लूकोज तो ये आपके नॉर्मल बिना एनर्जी के हो रहा है, लेकिन कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे, देखो हम ये देखते हैं, कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ग्लूकोज भी अमीनो एसिड भी वो क्या होंगे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड और गैलेक्टोज, ये जो होंगे अब ये क्या होंगे आपके एक्टिवली गैलेक्टोज, अब ये क्या हो रहा है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यू रिक्वायर्ड एनर्जी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देखो अगेन मेरे को एंटेरोसाइट बनाने दो, ये हो गया आपका एंटेरोसाइट, ठीक है, एक सेल बनाया है हमने, दिस इज योर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज अमीनो एसिड या गैलेक्टोज कोई भी, हम लोगों ने मान लिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बोल रहा है मैं तो अकेले नहीं जाऊंगा, ग्लूकोज ने क्या बोला, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगेंस्ट से कंसंट्रेशन जाता है। देखो आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो आप वो इजीली उस तरफ जा सकती है, बट कोई चीज अगर कम है तो आप जब आपको उसको कम से ज्यादा की तरफ भेजना है तो आपको उसको ज्यादा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आया समझ में? तो अब ग्लूकोज को हमें यहाँ भेजना है, कैसे जाएगा, ग्लूकोज ने तो बोल दिया मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, तो अब क्या होगा कि ग्लूकोज का आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है इनटू योर, ठीक है, एंटेरोसाइट। तो ग्लूकोज अकेला नहीं जाएगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सोडियम। तो ग्लूकोज को कौन लेके जाएगा, सोडियम। आया समझ में? ग्लूकोज को कौन लेके जाएगा, सोडियम। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो होता है ना आपका पोटेशियम और कुछ प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसमें, बट अभी इतना समझो कि सेल के बाहर क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और पोटेशियम और प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन कहाँ है, आपके सेल के अंदर ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे, अब क्योंकि आपने क्या किया, भाई ग्लूकोज ने तो जिद पकड़ ली थी कि मैं तो अकेला जाऊंगा नहीं, तो सोडियम ने उसकी मदद करी, सोडियम भी अंदर गया, साथ में ग्लूकोज उसके साथ चला गया, तो भाई ग्लूकोज तो चला गया, लेकिन सोडियम का कंसंट्रेशन भी तो सेल के अंदर ज्यादा हो गया, बल्कि सोडियम का कंसंट्रेशन कहाँ होता है, बाहर। तो हमें उसकी जो आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया है उसे बैलेंस भी तो करना है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमारे सेल के पास एक पंप होता है, दैट इज योर सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है, एक पंप होता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप है ये, सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप क्या करेगा कि जो ज्यादा सोडियम अंदर गया है ना, तो ये पंप क्या करने वाला है, ये पंप क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा। आया समझ में? हमेशा ये होगा कि जब ये पंप हमेशा क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है।
आया समझ में? इस तरीके से ये इसकी जो कंसंट्रेशन की जो भी चीज है उसको बैलेंस करेगा। आया समझ में? इसके ग्रेडियंट को ये बैलेंस करेगा। क्लियर? अब क्योंकि आपको यहाँ पे है ब्लड वेसल, वैसे ब्लड वेसल पास में होती है बट ये पंप बनाया इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ग्लूकोज सेल में तो आ गया लेकिन हमें सेल में थोड़ी ना पहुंचाना था, मेन टारगेट तो हमारा ब्लड वेसल है, यही तो है जो लेके जाएगा पूरे ऑर्गन्स के पास। आया समझ में? तो अब ये ब्लड ये क्या करेगा, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होकर आपका ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, इन योर ब्लड वेसल। आया समझ में? तो ग्लूकोज एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और आपका ग्लूकोज पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे एटीपी लगेगा, है ना, भेजना है तो एटीपी लगेगा क्योंकि ग्लूकोज मान नहीं रहा, जबरदस्ती हम उसको भेज रहे हैं, तो यू रिक्वायर्ड एनर्जी। और जब सोडियम अंदर बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो आपका एटीपी टूट जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट में और एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा। आया समझ में? चलो, अब बचा आपका ग्लूकोज भी हो गया, गैलेक्टोज हो गया, अब बचा हमारा क्या, फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज को भी तो भेजना, उसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो फ्रक्टोज कैसे जाएगा, फ्रक्टोज जो है, एक मिनट पहले मैं इसे मिटा दूं सबको। आपका जो फ्रक्टोज है वो होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। हमारा जो फ्रक्टोज है क्या है, हमारा फ्रक्टोज ये जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ये समझ सकते हो कि भाई फ्रक्टोज को क्या करना है, फ्रक्टोज को आपको भेजना है, पर इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी के आपको फ्रक्टोज को भेजना है। देखो, ये आपका इंटेरोसाइट है, ठीक है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ल्यूमेन, चलो भैया हमारा फ्रक्टोज कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, फ्रक्टोज, दिस इज योर फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज को आपको पहुंचाना है, तो फ्रक्टोज क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली कि बिना एनर्जी के हम उन्हें भेजते हैं, बट वो भी अकेला नहीं जाता, उसे चाहिए एक कैरियर प्रोटीन। फ्रक्टोज को क्या चाहिए, फ्रक्टोज नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए फ्रक्टोज को जो उसे अंदर ले जा सके। आया समझ में? दिस इज योर कैरियर प्रोटीन। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, फ्रक्टोज को अंदर ले जाएगा, ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो है वो फ्रक्टोज को अंदर ट्रांसफर कर देगा और यहाँ से पैसिवली वो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लग ही नहीं रही है। आया समझ में? यू जस्ट नीड अ कैरियर प्रोटीन, मतलब उसे एक फैसिलिटी तो चाहिए, एक फैसिलिटी चाहिए जाने के लिए, वो भी अकेला खुद नहीं जाने वाला, बट बिना एनर्जी के, तो उसे हमने क्या दिया, कैरियर प्रोटीन, जो उसे कैरी करेगा इनटू दी एंटेरोसाइट, और एंटेरोसाइट से वो कहाँ जाएगा, इन योर ल्यूमेन। आया समझ में? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो फ्रक्टोज का। आया समझ में? प्रोटीन की हम बात